वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 2 दादी की घड़ी। घर भर में सबसे छोटा दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। मतलब एक परिवार था जिसमें सबसे छोटा कौन था? दीपू था। यूँ उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला था। उसके दोस्त जो थे वो उससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या यानी क्या होता है? जलन। पर वो उसके परिवार में सबसे लाडला बेटा था। पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। उसे इस बात की खुशी नहीं थी कि वो सबका लाडला है। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। देखिए, जो सबसे घर में सबसे छोटा रहता है उसको डांट पड़ती है ना। कौन सा भी काम अगर उसने नहीं किया तो कौन आपके सबसे पहले छोटे बच्चों को ही पकड़ते हैं कि तूने ही करा हुआ। तो कुछ भी गलती होती थी तो उसकी डांट हमेशा पड़ती रहती थी और सबका काम वो करता रहता था। बेगार ढोना है ना, सबका काम करता रहता था। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। इसके एवज में, एवज यानी क्या होता है? बदले में मम्मी और उसकी दादी जो है उसको थोड़ा प्यार कर लेती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। बहुत हुआ तो कभी एकाध टॉफ़ी या रंगीन चाक पकड़ा दी और छुट्टी। दीदी और भैया जो उसके बड़े भाई बहन थे उसे नौकर समझते थे। वो ऐसा सोचता था कि मुझे ये दोनों नौकर समझते हैं और मुझे दिन भर नचाते रहते, मतलब उनका काम करवाते रहते। और बदले में क्या करते थे? एक आध टॉफ़ी देते थे या रंगीन जो चौक रहती थी वो उसको दे देते थे उसे खुश करने के लिए। ऐसे मौके पर वो सोचता काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रोब होता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं है। वो ऐसी स्थिति में क्या सोचता था कि मैं भी अगर बड़ा होता तो मैं भी सबसे अपना काम करवाता या मेरा भी रोब होता। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग नीरे बुद्धू हैं। वो सोच रहा है कि वो भैया बहन जो है वो बड़ी बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, पर मैं क्या बुद्धू हूँ क्या? नीरे यानी बिल्कुल बुद्धू, जिसको कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं हूँ मैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। वो सोचता था कि उनके बारे में ये ख्याल है कि उसके अंदर कुछ भी बुद्धि नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ भी गुण नहीं है। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है और तो अपने कक्षा का मॉनिटर भी थी। वो सोच रहा था कि वो दीदी भैया जो अभी तक नहीं जानते कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चौथी कक्षा में आ गया हूँ और तो और वो कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्ना मुन्ना दीपू था, जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ भी नहीं करते थे। अब बड़े भाई बहन जो रहते हैं उनको मम्मी पापा कुछ नहीं कहते हैं ना, तो वो ऐसा सोचता था कि मम्मी पापा इनको कुछ नहीं कहते हैं, मुझे ही हमेशा डांटते रहते हैं। छोटी वाली दोनों मेजें उन दोनों ने घेर रखी थी। छोटी वाली जो उनके घर में मेज़ थी वो उन दोनों ने अपने पास रख रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था, मतलब अलमारियाँ जो थी वो भी उनके हिस्से में थी। वो अपना सामान रखते थे, दीपू अपना सामान नहीं रख पाता था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता था। खूंटी क्या होती है? दीवार पर खील लगी हुई रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? खूंटी। जहाँ पहले के ज़माने पर खूंटी लगाई जाती थी ना, तो यहाँ पर खूंटी का प्रयोग किया गया है। तो वो अपना बस्ता कहाँ टांग देता था? एक खूंटी पर। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं थी। पढ़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह कर देते थे। पापा उसका मन रखने के लिए क्या करते थे? पापा की जो मेज थी उस पर उसको जगह दे देते थे जहाँ पर वो पढ़ लेता था। पापा के पास बैठकर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई क्या खाक होती। आप भी अगर अपने पापा के पास बैठे हुए तो क्या रहती? हड़बड़ी रहती है। आप सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी करें और अच्छा करें, इसमें क्या हो जाती है? गलतियाँ हो जाती है, जिससे कि आधी जान तो वैसे दीपू की चली जाती थी। वो पापा के पास नहीं पढ़ पाता था। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रक पर ही गुजारा कर लेता था और मम्मी के ट्रक पर वो अपना काम कर लेता था, मतलब पढ़ाई कर लेता था। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता था।
लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। अगर दीदी भैया पढ़ते थे तो उसको कोई बोलने नहीं देता था, मतलब ऊंची आवाज़ में बात मत करो ऐसा बोलते थे। पर अगर दीपू पढ़ता था तो रेडियो चलाए जाते थे और सुर में सुर मतलब साथ साथ वो भी गाते रहते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते थे, उन्हें कोई बैठने तक नहीं करता। पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उससे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती थी। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बेरा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता था। आपने देखा होगा कि बड़े भाई बहन जो रहते हैं उनके दोस्त तो जो आते हैं तो मम्मी भी उनका ध्यान रखती हैं, क्योंकि वो बड़े रहते हैं, समझदार रहते हैं, उनको समझ रहती है ना कि हम इसके घर गए थे तो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया था। पर छोटे बच्चे जो रहते हैं वो तो खेलते कूदते रहते हैं, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त आते हैं तो उनको कोई बैठने तो को नहीं करता है, पर दीदी भैया के दोस्त आते हैं तो उनके लिए तो नाश्ता बनाया जाता है, नमस्ते किए जाता है, तो ऐसा क्यों, वो ऐसा सोचता रहता था। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोजाना का ही काम था। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा जाता, सिरहाने ने सिर के पास। दीपू की बड़ी साथ थी कि वह भी सिरहाने घड़ी रखकर सोए और उसी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करे। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात नहीं थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज़ पर अपना ही हक जताते थे। उससे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज़ चलती रहती हैं? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने लग जाते हैं। अब ये देखिए चित्र के माध्यम से आप समझिए कि ये दीपू का जो है बड़ा भाई है। बड़ा भाई जो है अपने सिरहाने अलार्म की घड़ी रखकर सोया, जिससे कि वह सुबह जल्दी उठ जाए। इसी प्रकार दीदी भी जो है जब उनकी एग्ज़ाम होती है तो वो अलार्म घड़ी अपने सिरहाने रखकर सोती थी, है ना। पर दीपू ऐसा सोचता था कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, क्या ये हमेशा इनकी पढ़ाई चलती रहती है या हमेशा इनकी एग्ज़ाम होती रहती है जो ये 4 बजे उठकर पढ़ते रहते हैं। बड़े लोग जो रहते हैं या बड़े भाई बहन जो रहते हैं उनकी जो रहती हैं क्लासेस बड़ी रहती है, उनका विषय भी बड़ा रहता है, जिनके कारण वो ज़्यादा पढ़ना रहता है और उनको जल्दी उठना रहता है, इसलिए वो अलार्म घड़ी अपने पास में रखकर सोते थे। एक दिन तो वो जीत पर अड़ गया। क्या जीत उसने करी थी? उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसके स्कूल में दूसरा दिन जो था कि उसमें कौन आने वाले थे? इंस्पेक्टर साहब आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं ले, मतलब मैं अपने पास रखूँगा। आज जब मैं सोऊंगा तो अपनी घड़ी को अपने सिरहाने रखकर सोऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर जाना है। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है? मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों ही से कहना होता तो मम्मी से न कहते, कम से कम प्यार से तो जगाती। आखिरी मम्मी को ही दया आ गई, बोली, शीलू तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है। एकाध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। अब मम्मी जो है वो दीपू का पक्ष ले रही है और शीलू किसका नाम है? दीदी का नाम है, जिसे वो बोल रही है कि आज तुम अलार्म घड़ी दीपू को दे दो, जिससे क्या रहेगा, उसका मन रह जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसकी जो सिफारिश मम्मी ने करी थी वो काम कर गई और घड़ी उन लोगों ने दीपू को दे दी। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकियों के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुपचाप रहना पड़ा। वो 5 का अलार्म लगवाकर सो गया। वो 5 बजे का अलार्म लगाकर सो गया, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। उसने अलार्म भी अपने सिरहाने रख दिया था और 5 बजे का अलार्म भी लगा दिया था, पर तो भी वो सुबह नहीं उठ पाया और धूप जो उसके कमरे में फैल गई, मतलब बहुत दिन निकल गया था।
सिरा ने देखा तो घड़ी स्टूल समेत गायब थी और उसने उसके सिर के पास देखा पर वहाँ पर घड़ी नहीं थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। मतलब उसने ऐसा सोचा कि जब वो सो गया होगा तो दीदी घड़ी ले गई होगी। मम्मी, वो जोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ाई आवाज़ आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता है। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नज़र से देखते हुए वह चिल्लाया। दीदी की तरफ वो संदेह भर, मतलब वो सोच रहा था कि इन्हीं ने मेरी घड़ी ली है। घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। अब जो दीदी है वो बोल रही है कि भैया, राजा भैया मतलब लाड से उसको बोल रही है कि परलोक सिधार गई। परलोक सिधार जाना यानी मर जाना। दीदी की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया और मीठी आवाज़ में बोल रही थी। दीपू घबरा गया कि आखिर आलाराम घड़ी को हुआ क्या है? क्या हुआ है? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई। सेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। इतने में उसका बड़ा भैया बोलता है कि रात को तुमने अपने पाँव से उसको धक्का दिया और जिससे क्या हो गई, वो घड़ी टूट गई। लेकिन वह तो सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगी? वो बोल रहा है कि वो तो सिरहाने रखी हुई थी, मतलब घड़ी जो है वो सिर के पास रखी हुई थी, फिर मेरे पाँव से उसको टक्कर कैसे लग गई? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिरहाने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। वो बोल, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो एक जगह नहीं सोते, मतलब घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी हाथ का कभी पाँव का। तो ऐसी स्थिति दीपू की हो रही थी। ओह, क्या जोर से आवाज़ हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके, दीदी ने फिर चिढ़ाया। लाड करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने के लिए। अब पापा जो उनकी मम्मी पर चिल्लाने लग जाते हैं। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुझा सा गया था। अब चारों तरफ से जो है वो दीपू को डांट रहे थे, जिससे क्या हो गया था, वो खामोश हो गया था, मतलब मुरझा सा गया था। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? तुलसी के चोरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। ये दीपू जो है अपनी दादी के पास खड़ा है और दादी उनसे पूछ रही है कि क्या हो गया है। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। दादी के पूछने पर वो बताता है कि जब मैं सो रहा था तो मुझसे घड़ी टूट गई थी और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। तू भी तो नीरा बेवकूफ़ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चरोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियाँ नहीं होती थी तब क्या लोग जागते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज़ 4 बजे नहाती हूँ, 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो में क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। उनका कहना भी सही है कि पहले के ज़माने में घड़ियाँ होती थी, नहीं होती थी, फिर भी लोग जो है वो जल्दी उठ जाते थे। इसी प्रकार दीपू की जो दादी है वो भी जल्दी उठ जाती हैं, मतलब 4 बजे वो उठ जाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये सारी बातें जब उसने दादी की सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं? मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। अब दादी जो है उसको एक तरकीब बताती है और बोलती है कि तू किसी को भी मत बताना। दादी ने उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। दादी जो है उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देखो यह तो मेरा तकिया है न, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ भाई तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना, बस ये जगा देता है। अब वो दादी जो है वो तरकीब क्या बताती है कि उनका जो तकिया रहता है वो तकिया से रोज़ कहकर सोती हैं कि तकियाराम भैया मुझे 4 बजे उठा देना, तो ये मुझे जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई।
दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिया का करिश्मा देखे, और दिन भर वह यही सोचता रहा कि कब रात होगी और कब मैं अपने तकिए से बोलूँगा। रात को उसने सबकी नज़र बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। रात को सबकी नज़र से बचाकर उसने तकिए से बात बोल दी कि तकिया राम मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, और वो सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे, पर सुबह जब वो उठा तो वो 4 बजे नहीं उठा, वही 8 बजे उठा। दूसरे दिन भी यही हाल था, और दूसरे दिन भी जब वो बोल के सोया फिर भी वो नहीं उठ पाया। फिर तीसरे चौथे दिन भी यही हुआ। 3-4 दिन तक उसने लगातार ऐसा किया, फिर भी वह नहीं उठ पाया। फिर उसने यह नुस्खा भी मन से निकाल लिया, और फिर उसने सोच लिया कि ऐसा नहीं होता है, और ये नुस्खा जो दादी ने बताया था उसको अपनाने से मना कर दिया, मतलब वो ऐसा नहीं करने लगा। समझ गया कि दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह ये तरकीब भी निरी गप ही है। मतलब दादी जो मेरे को भूत प्रेतों और परियों की कहानी सुनाती है, इसी प्रकार ये तरकीब भी एक झूठ है। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की ज़रूरत महसूस हुई। इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? कल ना बाबा, कल तो इतवार है। इतवार यानी क्या होता है? रविवार। कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने, दीदी ने कहा। मतलब वो कल तो रविवार और मैं आराम से सोऊंगी और 8 बजे से पहले नहीं उठूंगी। और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? और मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर इतनी जल्दी जाकर तुम जागकर कल क्या करोगी? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है। ट्रिप ने पिकनिक पर वो लोग जाने वाले हैं, उसके स्कूल वाले। सांची जाएंगे सब बच्चे। कहाँ जा रहे थे सब बच्चे? सांची जा रहे थे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती, और मम्मी जो बोल रही है कि मुझे काम करते करते रात को बहुत देर हो जाती है और मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो दादी से कहना दीपू। तो उन्होंने बोला कि तुम दादी से बोल दो, 5 क्या 4 बजे ही जगा देगी। पता नहीं वे बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई यानी सो गई। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। दादी जो है रोजाना कीर्तन के लिए जाती, कीर्तन यानी भजन करने के लिए जाती थी, और 12 बजे से पहले नहीं आती थी। हताश होकर दीपू ने तकिया का सहारा लिया और वही नुस्खा उसने अपनाया। सारी जगह से जब उसको ये नहीं मिला कि कोई भी नहीं उठाने वाला है, तो उसने क्या किया, तकिए को जाकर बोला, तकिए भाई मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी, ऐसा आश्रय था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही था, पर सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अभी अंधेरा ही हो रहा था। वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया। वो तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रह गया। वो सोच रहा था अभी रात ही है, तो इसलिए चुपचाप वो वापस सो गया। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई और उसे कुछ धीरज बंधाया। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही थी। दादी मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। मतलब उसको खुशी थी कि वो दादी से पहले ही उठ गया। क्यों रे इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली, आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो अब तक सो रही हैं, खाना कब बनाएंगे? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। दीपू जो अपनी दादी से अपनी मम्मी की शिकायत कर रहा है कि मुझे 7 बजे स्कूल पहुंचना, मम्मी अभी तक नहीं उठी है। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे। उस समय क्या हो रहा था, 5 बज रही थी। 5। दीपू खुशी से चिल्लाया और दीपू खुश हो गया है कि आज तो मैं 5 बजे उठ गया। तब तो तकिया भैया ने ठीक समय पर जगा दिया, और जो रात को वो तकिए से बोलकर सोया था उसको बहुत खुशी हुई कि तकिया ने मेरे को 5 बजे उठा दिया। मैं कहती ना थी, कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। और वो कह रहा था कि नहीं, दीपू कह रहा था कि नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, इतने दिनों तक उसने मेरे को नहीं जगाया, सिर्फ आज ही जगाया है।
दादी ने उसे और भी पास सलाते हुए कहा, दीपू बेटा तू तो पागल हो गया, तकिया भी कहीं बोलता है। वो दादी अपनी हकीकत बताती है कि तकिया हमको नहीं जगाता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। असली अलार्म कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो वो हमें जगा देता है, और जब हमें कहीं ज़रूरी जाना रहता है, हमारा ज़रूरी कुछ काम रहता है तो हम जल्दी उठ जाते हैं। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर उसकी आवाज़ बंद नहीं होती। मतलब घड़ी की आवाज़ को हम बंद भी कर सकते हैं, पर हमारे दिल की आवाज़ को हम बंद नहीं कर सकते, जगा कर ही छोड़ते हैं। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश हुआ था। अब ये दिल की आवाज़ क्या होती है? दिल की आवाज़ यानी दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करके दीपू सोया था कि मुझे जल्दी जाना है, और उसको उत्सुकता भी थी कहाँ जाने की? सांची जाने की। और उत्सुकता के कारण भी वो जल्दी उठ गया था। अब इसके लेखक हैं मालती जोशी। श्रीमती मालती जोशी देश की स्थापित कथाकारों में से एक है। मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियाँ बाल कथा साहित्य, मतलब बाल कथा, बच्चों के ऊपर उन्होंने साहित्य लिखा है, बच्चों के ऊपर उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ कविताएं उन्होंने लिखी है, में विशेष स्थान रखती है। बाल कहानियों में जहाँ बालक मनोविज्ञानी या बारीकी से आकलन हुआ है, और बारीकी से उनका आकलन भी किया है। मनोविज्ञान ने उनकी मानसिक स्थिति को उन्होंने बताया है, वही उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा है, और उसी के साथ साथ उनका नैतिक विकास भी हो उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। दादी की घड़ी कहानी उनमें से एक है। अभी जो हमने लेसन पढ़ा है उसमें से एक लेसन है। स्टूडेंट, अभी जो हमने लेसन पढ़ा, अब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो उसमें मैं समझा दूंगी, है ना। धन्यवाद।